आज मैं जो कॉम्फाइन करूंगी वह है यह साबित करने के लिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी जिससे आप परिचित हैं और लीनियर वेक्टर स्पेस भाषा तथा कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो इस भाषा में कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और त्रिभुज इनइक्वालिटी क्या है? तो अगर आप लेते हैं एक नॉर्म साई प्लस फाई की, आप लिख सकते हैं एक ट्राइंगल। आप एक वेक्टर को साई के नॉर्म के रूप में कह सकते हैं और फाई का नॉर्म। यह है एक ट्राइंगल की इस साइड की लेंथ। फिर यह क्या होगा? अगर यह एक साई वेक्टर है r और यह एक फाई वेक्टर है, आपको साई प्लस फाई लेने की जरूरत है और फिर नॉर्म ले ले। हाँ, सभी को नोटेशन की आदत हो रही है। अगर मैं ए वेक्टर बी वेक्टर लिखती हूँ तो आप सभी फैमिलियर होंगे। अगर मान लीजिए कि मैं इसे इस रूप में कहती हूँ ए वेक्टर का मॉड, यह बी वेक्टर के मॉड के रूप में, इसलिए मैं इसे इस प्रकार कहती हूँ सी वेक्टर का मॉड आर, जो और कुछ नहीं बल्कि ए प्लस बी वेक्टर का मॉड है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या है? सी का मॉड होना चाहिए मॉड ए प्लस मॉड बी के मॉड से कम या उसके इक्वल। मैं अभी इसकी मैपिंग कर रही हूँ। मैंने यहाँ जो कुछ भी लिखा है वह एक एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन के लिए भी सही है। किसी भी डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में यह कॉम्प्लेक्स हो सकती है या रियल वेक्टर स्पेस, वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह प्रॉपर्टी संतुष्ट होगी। प्रॉपर्टी क्या है? अगर मैं साई प्लस पीएच लेती हूँ और फिर इसका नॉर्म लेती हूँ जो कि स्टेट के साई नॉर्म से कम या उसके इक्वल होना चाहिए और इसके स्टेट फाई नॉर्म से कम होना चाहिए। इसे हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप प्रयास करें और सिद्ध करें। आप इसे लिखना जानते हैं एक इनर प्रोडक्ट नॉर्म, और आपको उस प्रॉपर्टी का उपयोग करना होगा जो साई फाई है, फाई साई स्टार। हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हैं कि साई फाई ये फाई साई स्टार है। तो आपको यह साबित करने की जरूरत है। इस प्रमाण पर किसी पॉइंट पर या तो ट्यूटोरियल या सेशन में चर्चा करें, लेकिन इससे पहले कि हम इसे करें, डिराक ब्रैकेट नोटेशन को जान ले। ट्राइंगल इनइक्वालिटी को सिद्ध करने के लिए इसका उपयोग करें। अगला ए डॉट बी है। एस फॉर्मरली आपने इसे ए नॉर्म बी कॉस थीटा के रूप में लिखा होगा, इसलिए ए डॉट बी जनरली मैग्नीट्यूड से कम होता है, जो नॉर्म ए और बी से कम होगा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यूज क्या हैं? रेंज -1 से +1 तक है, इसलिए यदि आप पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से कम या इक्वल होना चाहिए। इनर प्रोडक्ट के लिए एक ही बात हमें एक एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर के लिए एक इनर प्रोडक्ट द्वारा डॉट प्रोडक्ट को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है, जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम ढूंढता है और इस गुण को साबित करता है। मैं यह कैसे लिखूं? मैं लिख सकती थी कि यह ए डॉट बी है
जिसे आपने ऐसे लिखा होगा, लेकिन फिर आप मॉड स्क्वायर्ड लेंगे जो इंटरचेंज के अंडर अपरिवर्तनीय है। फाई साई इनर प्रोडक्ट साई फाई स्टार है, लेकिन साई फाई का मॉड स्क्वायर वही है और यह फाई फाई से कम या उसके इक्वल होगा जो इसका मॉड स्क्वायर्ड है। इसलिए मैं केवल दोनों पक्षों को स्क्वायर कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ और क्या सही नहीं है? साई साई हो सकता है मुझे इसे फिर से लिखने दे। यह फाई फाई टाइम्स साई साई है। तो यह कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है। यह कब इक्वल होगा? अगर साई टाइम्स फाई है, टाइम आई में तो इक्वालिटी रहती है। यह कंडीशन क्या है? यदि साई साई का कुछ लीनियर मल्टीपल है तो साई और फाई लिनियरली रूप से डिपेंडेंट हैं, या आपके वेक्टर की भाषा में वे सभी कोलिनियर होंगे। वे सभी एक ही रेखा में होंगे, या आपको अलग की जरूरत नहीं है। यह वही है, यह लिनियरली डिपेंडेंट है। ऐसी लिनियरली डिपेंडेंट स्थिति के लिए इक्वलिटी रहेगी और जनरल तौर पर इनइक्वालिटी संतुष्ट होगी, इसलिए इसे कॉशी-श्वार्ट्ज कहा जाता है। तो प्रिंसिपल रूप में आप जानते हैं कि इसे कैसे साबित किया जाए। मैं चाहती हूँ कि आप वही काम फिर से करें केट और ब्रा के साथ। इस भाषा नोटेशन के संदर्भ में प्रॉपर्टीज का समूह जो एक इनर प्रोडक्ट संतुष्ट करता है और आपको इस पर कुछ परिणाम प्राप्त करना चाहिए। मैं अगले लेक्चर्स से इस नोटेशन का पालन करूंगी और इसी तरह यदि आप इस नोटेशन को नहीं जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कृपया लिखने के लिए अपने हाथ से लिखें ये नोटेशन क्या है। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए कि मैं आपको एक वेक्टर देती हूँ, मान लीजिए कि मैं आपको एक स्टेट देती हूँ। मान लीजिए कि अल्फा को एक टाइम एक प्लस आई टाइम्स दो, और मैं यह भी कहती हूँ कि एक के साथ एक और दो के साथ दो। उसका सिर्फ एक नोटेशन है। आप ग्रीक अक्षरों या किसी भी आर्बिट्रेरी का उपयोग कर सकते हैं। तो यह एक है। मैं दो के साथ एक को शून्य देती हूँ। अल्फा वेक्टर के लिए डुअल वेक्टर क्या है? तो अल्फा यह क्या है? तो आप इसे एक कोएफिशिएंट के साथ एक के रूप में लिख सकते हैं और फिर दो को एक कोएफिशिएंट आई स्टार के साथ लिख सकते हैं जो कि माइनस आई है। तो जब हम अल्फा के इनर प्रोडक्ट को अल्फा के साथ लेना चाहते हैं तो आपको पहला कोएफिशिएंट को जटिल कोएफिशिएंट में परिवर्तित करना होगा और फिर हम डुअल वेक्टर खोजने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो यह मेरे लिए एक कंडीशन भी लाता है कि लीनियर इंडिपेंडेंस क्या है और वेक्टर स्पेस की स्पैन क्या है।
हालांकि मैंने इसे इसके टर्म्स में कुछ आर्बिट्रेरी वेक्टर के लिए यहाँ दिया है। इस वेक्टर से स्पैन कैसा दिखता है? इस अल्फा को परिभाषित करने के लिए दो वेक्टर्स की आवश्यकता होती है। इसलिए स्पैन सेट में निश्चित रूप से किट 1 और किट 2 शामिल होना चाहिए, लेकिन अगर मैं लिखना चाहती हूँ तो एक आर्बिट्रेरी बीटा। अगर इसमें अभी भी किसी भी आर्बिट्रेरी वेक्टर के लिए 1 और 2 शामिल हैं तो कुछ a टाइम्स 1 प्लस b गुना 2 होगा। इस प्रकार का f मुझे बताता है कि अल्फा और बीटा, अल्फा कुछ स्पेसिफिक स्टेट है, बीटा कुछ आर्बिट्रेरी स्टेट है। कोई भी आर्बिट्रेरी स्टेट मैं इसे 1 और 2 स्पेस में फैले लीनियर इंडिपेंडेंस के टर्म्स में लिख पाती हूँ। चूंकि कोई भी आर्बिट्रेरी बीटा 1 और 2 के टर्म्स में है, यह स्पेस को फैलाता है। और हमने एक कंडीशन भी लिखी है कि 1 और 1, 2 और 2 आइडेंटिटी है, और यह 1 और 2, यह 1 है और यह 0 आइडेंटिटी नहीं है। यह एक स्केलर है, यह 1 है। तो यह क्या है? यह कंडीशन क्या है? यह एक बेसिस सेट है, 1 और 2 फॉर्म का बेसिस सेट है। 1 और 2 फॉर्म का बेसिस सेट, और वे लिनियरली इंडिपेंडेंट हैं। वास्तव में ऑर्थोगोनल भी ऑर्थोनॉर्मल है। ये डॉट प्रोडक्ट 1 है। इन दो बेसिस का डॉट प्रोडक्ट 0 है, जो कि आपका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। और चूंकि यह फैलता है, इन दो स्टेट्स का उपयोग करके किसी भी आर्बिट्रेरी स्टेट को फैलाया जा सकता है, और यह इस प्रॉपर्टी को संतुष्ट कर रही है। लीनियर इंडिपेंडेंस और स्पेस में फैला हुआ है, तो यह 1 और 2 बेसिस सेट बनाते हैं। तो वेक्टर स्पेस की डायमेंशनलिटी क्या है? वेक्टर स्पेस की 2 डायमेंशनलिटी बेसिस सेट में स्टेट्स की संख्या है। यह आपके लिए 2 डायमेंशनल लीनियर वेक्टर स्पेस डिफाइन करेगा। यह कॉम्प्लेक्स हो सकती है क्योंकि सिद्धांत रूप में ए और बी कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स हो सकते हैं। क्या इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि जब भी आपको किसी भी किट के लिए डुअल वेक्टर लिखना होता है तो आपको कोएफिशिएंट्स की आवश्यकता होती है। कोई भी स्केलर एक किट को मल्टीप्लाई करता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि डुअल वेक्टर क्या है, यदि आपके पास एक वेक्टर साई है और मैं एक स्केलर को मल्टीप्लाई करती हूँ और इस वेक्टर को कुछ फाई पर कहती हूँ, तो यह एक क्या है? एक है ए स्टार साई होगा। आप इसे इस तरफ रख सकते हैं या उस तरफ, यह सिर्फ एक संख्या है। उनमें से बहुत से लोग यह गलती करते हैं। मैकेनिकली जब वे डुअल वेक्टर लिखते हैं तो वे कोएफिशिएंट्स को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं बनाते हैं। कृपया इसे याद रखें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी कभी देखने योग्य क्वांटिटी जिसका आप मूल्यांकन करेंगे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए जब आप रियल स्पेसेस में डुअल वेक्टर स्पेस में जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जब आपने अपने 3 डायमेंशनल R3 किया तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कर रहे हैं, जो कि आपके सभी क्वांटम मैकेनिक्स सवालों में होता है, इसलिए मैंने 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का एक सरल उदाहरण लिया है। और 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी स्वाभाविक रूप से क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में दिखाई देते हैं। तो आपके पास वेक्टर स्पेस
है और ऐसे केसेस के लिए जब मुझे डुअल वेक्टर पता करना है, मुझे यह सुनिश्चित करना है कि जो कोएफिशिएंट्स इसे मल्टीप्लाई करते हैं वह कॉम्प्लेक्स कंजुगेटेड होना चाहिए और जो भी यह केट है मुझे इसे लिखना है यह एक ब्रा है। इसलिए फॉर्मली हम वेक्टर स्पेस के साथ एक सार में लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट लीनियर वेक्टर स्पेस। हम कहेंगे कि हमारे पास एक सेट है जो एक बेसिस सेट है इस गुण के साथ कि फाई आई फाई जे डेल्टा आई जे होगा ताकि इसे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सेट बनाया जा सके। तो अब बेसिस सेट पर आपको पता होना चाहिए कि यह पूरे स्पेस में फैला है और वे लिनियरली इंडिपेंडेंट हैं और एक बार जब मैं कहती हूँ कि यह ऑर्थोनॉर्मल है तो यह इस कंडीशन को संतुष्ट करता है। मैंने यह नहीं कहा है कि मैं किस से चल रही हूँ, इसलिए मैं 1 से n तक के मान ले सकती हूँ जहाँ n आर्बिट्रेरी हो सकती है। इसको 3 या 2 होने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि मैंने चर्चा की थी और n इंफिनिटी तक भी जा सकती है। आपके पास इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। यदि इनफाइनाइट है तो यह एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो सकती है। यहाँ हमने इसे एक डिस्क्रिटाइज्ड इंडेक्स के रूप में लिया है जो एक कंटिन्यूअस भी हो सकती है। यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपके पास सभी प्रकार के वेक्टर स्पेसेस हो सकते हैं लेकिन इस प्रॉपर्टी को संतुष्ट करना होगा और इस बेसिस सेट का अर्थ है किसी भी आर्बिट्रेरी स्टेट। आप इसे समेशन में काई फाई आई के टर्म्स में लिख पाएंगे जिसका अर्थ है यह कहना कि यह स्पेस को फैलाता है। आप उस के टर्म्स में कोई भी आर्बिट्रेरी स्टेट लिख सकते हैं और ये दो कंडीशंस किसी भी एब्स्ट्रैक्ट स्पेस को देखने के लिए पर्याप्त होंगी। तो यह मेरे लिए एक छोटी सी बात लाता है जो मैंने आप सभी से लेक्चर की शुरुआत में सुनी थी कि आपने ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन किया है। तो आइए हम इस नोटेशन में ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन को देखें। तो यह बेसिस स्टेट्स बताता है कि हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट है लेकिन जनरली आपको दिया जा सकता है जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दिया था। मैंने आपको एक सरल उदाहरण दिया था जो कि ऑर्थोनॉर्मल था लेकिन फिर भी एक बेसिस सेट था। मेरे पास ex प्लस ey और फिर ex प्लस ey प्लस ez था। आप उन्हें नॉर्मलाइज कर सकते थे। यह 3 डायमेंशनल रियल स्पेस में स्थापित एक बेसिस है जो स्पेस को फैलाता है लेकिन यह गैर ऑर्थोगोनल है और आप ऑर्थोगोनल सेट को पता करने के लिए क्या करते हैं, इसलिए यह ऑर्थोगोनल बेसिस नहीं है। आप उपरोक्त सेट से ऑर्थोगोनल बेसिस कैसे प्राप्त करते हैं? यह आप फैमिलियर हैं। आप पहले अपनी पहली स्टेट फाई 1 को x के इक्विवेलेंट परिभाषित करते हैं और फिर आप फाई 2 कैसे ढूंढते हैं? आप क्या करते हैं? आप दूसरा स्टेट लेते हैं फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं। आइए हम इसे इसमें ले। आपके पास यह स्टेट है। पहला बेसिस मैंने इसे x माना है।
दूसरा है पहले वाले के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाना, लेकिन मैं इसे ऑर्थोगोनल बनाना चाहती हूँ। मैं इसे ऑर्थोगोनल कैसे करूँ? उस वेक्टर के अनुमानों को इस दिशा में ले घटाएं और जो आपको मिलेगा वह 30 होगा। तो आइए इसे इस नोटेशन में लिखें। तो मान लीजिए कि मैं इसे साई 1 कहती हूँ, इसे साई 2, इस को साई 3 कहते हैं। फाई 2 साई 2 माइनस प्रोजेक्शन होगा जो आपको करना है। आप साई 2 के साथ करेंगे और इसे फाई 1 के साथ ले जाएंगे। क्या इसे नॉर्मलाइज किया जाएगा? शायद नहीं भी। जो कुछ भी न्यूमरेटर है, मुझे इसे एक यूनिट वेक्टर की तरह कहने के लिए इसे नॉर्म लेना होगा। तो यह जो कुछ भी आप यहाँ पाते हैं, इसे न्यूमरेटर स्टेट के नॉर्म से डिवाइड करते हैं। इसे नहीं लिखते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है। आइए इस मामले के लिए ऐसा करते हैं। फाई 2 EX प्लस EX बाई रूट 2 है। आप X के साथ एक डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और फिर यह x है। x के साथ डॉट प्रोडक्ट आपको A1 ओवर रूट 2 देगा और फिर यह x है। EX प्लस I बाई रूट 2 माइनस EX बटा रूट 2 EY बाई रूट बन जाएगा 2। नॉर्म फिर से 1 ओवर रूट 2 है। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? EY। तो यह केट डिराक ब्रैकेट नोटेशन में लिखा गया ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन है। और इन कुछ ऐसा है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। आप फाई 3 कैसे करते हैं? आपको लेने की जरूरत है। कंपोनेंट को फाई 1 के साथ सब्सट्रैक्ट करें, कंपोनेंट को 2 के साथ सब्सट्रैक्ट करें और फिर उस न्यूमरेटर को नॉर्मलाइज करें और इससे आपको फाई 3 मिलेगा। तो चलिए इसे लिखते हैं। इसे ऐसे ले फाई 3 टू बी साई 3 माइनस फाई 1 विद साई 3 फाई 1 माइनस फाई 2 विद साई 3 फाई 2। और फिर आपके पास जो कुछ भी यह न्यूमरेटर उसे नॉर्म में लिया जाए और यह आपके विशेष उदाहरण में EZ के रूप में निकलेगा। इसलिए हम यह ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन कर सकते हैं सभी 3 बेसिस वेक्टर पता करने के लिए। हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। धीरे धीरे ऑपरेटरों का परिचय देंगे, लीनियर ऑपरेटर्स और इसी तरह। और फिर हम देखेंगे कि कैसे इस नोटेशन का अच्छी तरह से पालन किया जाए।